हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स सेक्शन में वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्या है क्यों ज़रूरी है, दोनों देखेंगे आज के बेसिक के टॉपिक में जिसका नाम है डेमोक्रेसी। अब मैंने यहाँ बनाया है डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने दी है डेमोक्रेसी की वो है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सिंपल टर्म में कि डेमोक्रेसी क्या है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। इससे पहले कि डेमोक्रेसी क्या है देख लेते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, सरकार बनती है, सरकार जो है हमारे लिए डिसीजन लेती है। अब किस तरह की सरकार होती है, सरकार कैसी होती है, वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्क। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डेमोक्रेटिक और मोनार्क के अंदर डिफरेंस ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है आपके लिए, यानी कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है जी। और मोनार्क के अंदर देयर इज किंग और क्वीन। ठीक है जी। यहाँ आपके पूरा एक जैसे पीएम है, प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेटिक है, मोनार्क के अंदर होता है आपका किंग और क्वीन। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल टू दी सिटीजन्स। सिटीजन्स को आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है कि आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है, कुछ भी किया है तो उसने क्यों किया है। किंग मोनार्क के अंदर आर नॉट आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल टू दी सिटीजन्स। इसके अंदर वो एज सच कोई आंसरेबल नहीं होते हैं सिटीजन्स के लिए कि उन्होंने अगर कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी ली है तो वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। ये है आपका गवर्नमेंट के अंदर। और इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट चलती है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, सरकार हमारे लिए फैसले लेती है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है आपका कि डेमोक्रेसी को अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कैसे बताऊंगी। डेमोक्रेसी के अंदर जो है यू हैव द फ्रीडम। ठीक है, आपको आज़ादी है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस, ओके, इम्प्लीमेंट देम ऑल्सो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें वो किसकी मदद से करती है, इलेक्शंस से वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, यानी उनको सिलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी के अंदर और हम क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई एक नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक है और दूसरा जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हर कंट्री चाहती है कि सब उसको पूरे वर्ल्ड में ये जाना जाए कि वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, यानी कि वो सिटीजन्स के लिए काम करते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक होना और एक होता है डेमोक्रेटिक प्रिटेंड करना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपके कुछ पैरामीटर्स हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी के अंदर एक्चुअली बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि वो है डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि कुछ फीचर्स होंगे फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होंगे। अब उन फीचर्स को हम देखते हुए आगे इस पे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो हो गई इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, पहला चीज़ जो है यहीं से है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं जहाँ से लोग इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, सेकेंड थिंग इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 18+ जितने भी एडल्ट्स होंगे दे हैव द राइट टू वोट।
अब ये कहाँ से आया राइट टू वोट? आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, उस टाइम पर गांधी जी ने एक बहुत छोटी सी चीज़ देखी जो उनको उनके हिसाब से बहुत बड़ी थी, और उनको उस वक्त वो चीज़ वैसे लगी कि ये भी चल रहा है इंडिया के अंदर। क्या चल रहा है कि जो तो सेक्शन इम्पॉर्टेंट कौन से सेक्शन को बनाया गया है? अपर सेक्शन को। जो रिच हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हीं को राइट दिया जाता है वोट का, उन्हीं को हक है। देन व्हाट अबाउट द दलित्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, एंड माइनॉरिटीज़, अदर सेक्शंस ऑफ द माइनॉरिटी, वो कहाँ जाएंगे? वुमेन पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेक्टर, वुमेन सेक्टर, जो हर एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट दे डोंट हैव द राइट टू वोट। तो उनके पास जब ये सारी चीज़ देखते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं हैरान हूँ ये जानकर कि एक इंडिया जो इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहा है, उस भारत के अंदर, भारतीयों के अंदर भी ये चीज़ है कि औरतों को काम नहीं करने देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लेडीज़ हैं वो भी क्या हो रही हैं, इससे डिवॉइड हो रही हैं। किससे? राइट टू वोट से। तो फिर स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक यहाँ पर पहुँचे कि उनको एक और चीज़ इंडिया में ऐड करनी थी, और वो थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए इंडिया को सबसे पहले पीपल जो कैटेगरी है उसको नॉर्मलाइज, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे होगा? जब आप इस टर्म के अंदर हर एक कैटेगरी को डालेंगे, बी इट 18+ एडल्ट, टीनेजर, ठीक है, और आप उसके अंदर वुमेन को डालेंगे, उसके अंदर माइनॉरिटी के जाएंगे, उसके अंदर सिख भी आएंगे, उसके अंदर मुस्लिम भी आएंगे, है तो वो लोग ही, पीपल हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, तो सबके पास राइट होना चाहिए वोट करने का। यहाँ से आता है आपका 2 फैक्टर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब जो है इलेक्शंस क्यों? अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, ये 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। आई एम अ टीचर। अब मुझे 40 बच्चों की बात सुननी, 40 बच्चों के इंटरेस्ट सुनने हैं, वो क्लास में क्या चाहते हैं। एक एक बच्चे को पूछने लगूंगी तो 4 घंटे लग जाएंगे, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, हर एक बच्चे के अलग इंटरेस्ट होंगे, हर एक का अलग इश्यूज़ होंगे, या कुछ भी है, हो सकता है कि 4 बच्चों का इशू जो हो कॉमन निकले। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, 40 स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में, 10 स्टूडेंट्स में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्रुप बना दिए 4। अब ये 10 बच्चे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। ठीक है जी, हर एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से आएगा एक। कितने हो गए टोटल? 4। इन्होंने इलेक्ट करके, वोटिंग करके कि हम 10 में से कौन आगे जाएगा, हम 10 में से कौन आगे जाएगा। ऐसे करने पर एंड में कितने रह गए? सिर्फ 40 के 4। अब वो 4 बच्चे आएंगे और मुझसे कहेंगे कि हम सबका ये है, हम सबका ये, मेरे ग्रुप में ये प्रॉब्लम थी, मेरे ग्रुप में ये है, मेरे ग्रुप में ये, सो ऑन। सो आई थिंक इट इज़ ईजी टू लिसन टू द 4 स्टूडेंट एज कम्पेयर टू लिसनिंग टू द 40 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, 40 बच्चों को सुनना और 4 बच्चों को सुनना, इंटरेस्ट सबके कॉमन है, तो आप भी जानते हैं कि वो चीज़ थोड़ी इजी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये है इलेक्शन का पर्पस। ठीक है, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और ऐसी नेशन, ऐसी कंट्री जहाँ पर आप डेमोक्रेटिक हैं और साथ में आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी को आप क्या बोलते हैं? ऐसी डेमोक्रेसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लगे कि कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है प्लस रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स हैं जो हमको देखने हैं। नंबर 1 इज पार्टिसिपेशन। किसकी पार्टिसिपेशन? ऑब्वियसली सिटीजन्स की।
सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। कैसे? इलेक्शंस। पहला पर्पस क्या है पार्टिसिपेशन का? कैसे आप पार्टिसिपेट करते हो? बाय इलेक्शंस। इलेक्शंस के अंदर फिर से अगेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप वोट देके इलेक्ट करते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर वे। और कौन सा वे हो सकता है जिससे पार्टिसिपेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप जो है सरकार के अंदर भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी है, और जो गवर्नमेंट है हमारी वो डेमोक्रेटिक है। जब भी डेमोक्रेटिक वर्ड आए स्टूडेंट्स, यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय इलेक्शंस। नेक्स्ट है आपका अदर वे पार्टिसिपेशन का है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आप बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप सरकार में रहकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी वर्किंग में हेल्प करवा के। अदर इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, आपको वो ठीक नहीं लग रही है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो आप उसको क्रिटिसाइज, आप उसको मना कर सकते हैं कि हाँ आप अपना एटलीस्ट अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं। और इसमें हेल्प करता है आपका मीडिया। और आपका जो ये CTET का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, जहाँ पर बताया गया है मीडिया का रोल। तो मीडिया का जो रोल होता है वो क्या है, मीडिया का रोल भी डेमोक्रेसी के अंदर कैसे है। इन अ डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली मीडिया कैन ओनली गिव यू अ न्यूज़, अ डिस्कशन वो कर सकती है, बट दे कैन नेवर मेक योर माइंड। ओके, तो जो आपका ओपिनियन है वो ओपिनियन हमेशा आपका ही रहेगा। 4 चीज़ें सुनने के बाद, एक पूरा इशू सुनने के बाद हमेशा ओपिनियन आपकी तरफ से अपना होता है और होना भी चाहिए। तो मीडिया का काम आपको ओपिनियन बनाना नहीं है, बट आपको एक इवेंट और आपको जो चीज़ हुई है, इशू मैटर कुछ भी हुआ है, वो आप तक पहुंचाना है। तो आप उसके अंदर, और ज़रूरी नहीं है कि मीडिया जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से है, मीडिया आपकी तरफ से भी बात करती है, आपकी इशूज़ को भी वो सामने ला कर रखती है। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स बिल, कुछ सेक्शन को, जो फार्मर बिल है वो फार्मर्स को पसंद नहीं आ रहा है, दे आर प्रोटेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज द पार्टिसिपेशन। यानी कि रैलीज निकालना, धरना, ओके, कैंपेनिंग, भारत बंद एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये इंडिया के अंदर होती हैं चीज़ें। तो पहला फैक्टर पार्टिसिपेशन हो गया, जहाँ पर सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और मीडिया भी इसमें प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल, ताकि वो किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रोल प्ले करती है, मीडिया मीडिएटर का काम करती है दोनों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट इज वे, नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग द conflict. Okay, next is need to resolve the conflict. अब conflict कैसा, ठीक है, need to resolve हो गया, ठीक है, need to resolve, क्या resolve करना है आपको, conflict किसके बीच में। इंडिया is full of diversity, बहुत सेक्शन के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ओपिनियंस, इतनी सारी चीज़ें हैं। ऑल आर रिसाइडिंग इन वन कंट्री कॉल्ड एज इंडिया, भारत। अब इतने सारे लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट तो होगा, रिसोर्सेज को लेके हो सकता है, रिलीजियस मैटर्स को लेके हो सकता है ना, रिजर्वेशन को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है। ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व कौन करता है, हमेशा सेंटर या स्टेट बीच में इन्वॉल्व होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट के बीच में अगर हमको एग्जाम्पल देना हो, देन द एग्जाम्पल इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ठीक है जी, ये किसके बीच में है, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर लेते हैं। कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में है, बिटवीन दी स्टेट्स, और वो 2 कौन सी है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। मैटर क्या है, मैटर ये है कि कर्नाटका ने भी एक डैम बना रखा है और तमिलनाडु ने भी एक डैम बना रखा है, और दोनों डैम
एक ही रिवर पे बने हैं, ठीक है, कावेरी रिवर पे, दोनों इसी पे बने हैं, ठीक है। अब कर्नाटका पहली स्टेट है, इसके बाद आता तमिलनाडु, दोनों ने वाटर पे, जो वाटर के लिए डैम बना रखा है वो क्यों बना रखा है, फॉर द क्रॉप ना, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए या इरिगेशन पर्पजेज के लिए बना रखा है। अब क्या होता है, अगर कर्नाटका डैम पूरा वाटर स्टोर कर लेता तो तमिलनाडु को पानी नहीं पहुंचता है, तमिलनाडु इनसे लड़ाई करता है कि आप पानी रिलीज़ कीजिए तभी हमारा डैम भी फुलफिल होगा और आगे हमारी क्रॉप्स भी लग सकती हैं। तो दो स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बीच में कौन आएगा, डेमोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इशू, अब ये आ जाएंगे तो यहाँ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। एक है वाटर रिसोर्सेज पे डिस्प्यूट होना, इसको बोलते हैं वाटर रिसोर्स डिस्प्यूट या वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज, इसी के अंदर और हो सकता है आपका रिलीजियस मैटर्स। कैसे, रिलीजियस मैटर्स के अंदर कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन ईद और दिवाली है, ठीक है। अब ईद कम्युनिटी कहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी कहेंगे कि हम तो फिर अपनी ईद मनाएंगे, उनको पटाखे फोड़ने हैं हिंदुओं को, तो अब क्या होगा, आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। ऐसे कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या पर्पज़ है, ऐसे मैटर्स को उनके पास जो आता है वो है पुलिस। ये देखिए, ये मैंने आपको जो पार्टिसिपेशन की बात की थी, यहाँ पर आप पुलिस में, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय बनते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस सेक्शन में, वहाँ पर आप प्रोटेक्शन की पर्पस से वहाँ जाते हैं कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। फिर आप रिजॉल्व करते हो कि सुबह आप ईद का कर लो, शाम को आप पटाखे फोड़ लेना। दिस इज़ द काइंड ऑफ नीड टू रिजॉल्व दी कन्फ्लिक्ट, है ना। तो ये भी कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये कुछ फीचर्स हैं इनके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इक्वालिटी एंड जस्टिस। द लास्ट वन इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर एक सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और दूसरे को कम, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख देती हूँ पहले सेक्शन, इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका आर्टिकल 17 पॉलिटिका, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटच अब तो बैन हो गया है, ठीक है, अब तो बैन हो गया इंडिया के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना। तो इक्वालिटी और जस्टिस क्रिएट करना, समानता क्रिएट करना और न्याय रखना, चाहे क्राइम किसी से भी हुआ हो, किसी भी सेक्शन से हुआ हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी से भी हुआ हो, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब लॉ के लिए एक जैसे हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम नॉर्मल लेते हैं कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, उनके अंदर ये फीचर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, ठीक है जी। नाउ कम्स टू दी वाई, कि क्यों ज़रूरी होता है, और आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के अदर फीचर्स क्या हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख रही हूं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एज द फैक्टर और एजेंडा, ठीक है, और इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people। देखो मैंने कुछ चीज़ों को ना कैपिटल फॉन्ट पे रखा है। रूलर्स, इलेक्टेड पीपल। हु आर द रूलर्स? Who are the elected members and who are the people? सबके लिए कॉमन है who। पहला क्वेश्चन, कौन है ये लोग? अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, ठीक है, या अलग से सेक्शन में, या अलग से कम्युनिटी है कि बस यही डिसाइड करेंगे? नो, मी, आई, मी, यू, ऑल, हम सब डिसाइड करते हैं रूलर्स को, ठीक है। और रूलर्स भी कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है,
पर हाँ, उसके लिए एजेंडा क्या है, एज लिमिट। जैसे राज्यसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25, 35 ऐसे करके एज का मान सकते हैं आप। अदरवाइज रूलर तो बन सकते हैं, ठीक है। इलेक्टेड, कैसे इलेक्टेड, हाउ दे आर इलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, आप क्या करते हो, वोट देते हो, जो देते हैं, ठीक है। जो नहीं देते हैं वो तो फिर क्या ही कह सकते हैं, पर जो देते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट करते हैं, किसको, रूलर्स को, ठीक है। आप अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पीपल। अब पीपल के लिए भी देख लेते हैं, हु आर द पीपल हु इलेक्ट द रूलर्स। आई, मी एंड यू ऑल, एवरी सिटीजन 18+ जो जाते हैं वोट देने, वो इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, ठीक। इलेक्शंस कैसे होते हैं, फेयर इनफ, है ना, फेयर होंगे इलेक्शंस। आपने वोट दे दी, आपके वोटिंग सेक्शंस पे जो हैं वो बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, अच्छा हमें वोट दीजिए। आपने देखा होगा अगर कोई रूरल एरिया, तो प्रधान के लिए भी होता है, MP MLA सबके लिए वोटिंग होती है और आप उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब लेट अस नाउ नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कैसे रूलर्स इलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और कैसे लोग होते हैं, कौन है वो लोग का तो हमें पता चल ही गया है कि हम सब हैं। अब ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन होगी। अब कहने को तो हर कंट्री कह सकती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। और फिर अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पहले मैंने आपको फीचर्स बता दिए, पहले मैंने आपको बता दिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो ऐसे ऐसे करती है, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि अब मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मैंने आपको इसलिए डेफिनेशन बाद में बताई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैं आपको मार्कर और पेन बता दूँ, मैंने बता दिया ये मार्कर है, मैंने आपको दिखा दिया पहले कि ये मार्कर है, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने बताया मार्कर है ये, इसमें ऐसे होगा, इसमें इंक डलती है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है, ये थोड़ा ब्लैक डिफरेंट कलर्स में आता है, बट इसका साइज़ थोड़ा थिक होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ वाइट बोर्ड के लिए बना है, इस पर आप कॉपी से लिख सकते हैं, पर बना ये किसके लिए है, बोर्ड के लिए बना है। मैंने आपको इसके फीचर्स पहले बता दिए, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मार्कर होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मार्कर होता क्या है, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको ये बताने की कि मार्कर के डेफिनेशन। जब आपको पता चल ही गया है कि मार्कर है तो फिर डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है। डेफिनेशन आपको किसी भी वर्ड की तब ज़रूरी होती है व्हेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट वर्ड फ्रॉम द अदर वन। दो वर्ड्स को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो मुझे दोनों के डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी का मैंने डेफिनेशन अब क्यों बताई, क्योंकि अब मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डिफरेंस है डेमोक्रेसी के अंदर। अब आपको देखना है कि क्या अदर जो और आपकी गवर्नमेंट्स हैं अदर कंट्रीज़ में, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो किसी को देखने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए। इसलिए अब हम आए हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो यू डोंट हैव टू गेट वरी कि पहले फीचर्स बता दिए अब डेफिनेशन। दिस इज़ द वे हाउ यू स्टडी दिस टॉपिक डेमोक्रेसी। चलिए अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, नाउ कम्स टू दी एक एक फीचर्स देख लेते हैं कैसे। मेजर डिसीजंस जो डेमोक्रेसी होती है, इन डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर बाय द लीडर्स। मेजर डिसीजंस जो है वो लीडर्स लेते हैं। अब मैं आपको उसकी स्टोरी बता देती हूँ, इस पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। देखो पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो अपने आप को क्या बनाते थे, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप किया 1999 के अंदर। इन 1999 एक मिलिट्री कूप हुआ बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। मिलिट्री कूप, हमला कर दिया उन्होंने किसके ऊपर, वहाँ की डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको ओवरथ्रू करके खुद की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज़ कर दिया। अब
और खुद को बना दिया उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। अब जो डेमोक्रेटिक थे, जिनको आपने इलेक्शन किया था, उनको तो उन्होंने साइड में कर दिया। अब खुद वो बन गए वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव खुद, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद 2002 के अंदर उन्होंने क्या किया, इस डेजिग्नेशन को चेंज करके खुद को बुलाने लग गए वो प्रेसिडेंट, कि मैं हूँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट बने उसी साल अगस्त अक्टूबर के अंदर उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया जिसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, ये क्या ऑर्डर क्या बोलता है, ये ऑर्डर बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो संविधान में चेंजेस ला सकता है। और ऐसा बोलकर, ऐसा लीगल ऑर्डर फेस करने के बाद, शो करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया पाकिस्तान का। और क्या चेंजेस लाए उसके अंदर, चेंजेस मैं बताती हूँ क्या लाए। ये तो हो गया यहाँ तक, जहाँ तक उन्होंने ऑर्डर पास किया जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो उसको अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो वो अपनी रूलिंग को अमेंड कर सकता है। ऐसा करने पर पाकिस्तान में जिन लोगों ने इलेक्ट किया था वो थे प्रोविंशियल असेंबलीज, जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया के अंदर सेंटर और स्टेट असेंबलीज। उनके ऊपर कौन आ गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहा है, प्रेसिडेंट। अब जो डिसीजन ले सकते थे, जो इलेक्शंस में जिनको हमने इलेक्ट किया था, वो तो चले गए, उस पर तो फिर आप खुद ही रूल कर रहे हो और आपको तो हमने सिलेक्ट किया भी नहीं है। तो क्या ये पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है, आप खुद सोचिए, नहीं हो रहा है। मेजर डिसीजंस बाय द लीडर्स कौन है, जो हमने इलेक्ट किए थे, लोगों ने इलेक्ट किए थे, पर ये तो लोगों ने इलेक्ट किए ही नहीं है। तो फिर क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है? नो। इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखी है और इसी के बेस पे मैं आपको अदर एग्जांपल्स दे रही हूँ और अदर फैक्टर्स भी बता रही हूँ। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। यानी कि अब यहाँ देखिए, इंडिया के अंदर आप जिनको इलेक्ट करते हैं वही रूल करता है। इंडिया डेमोक्रेटिक है, पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है वो है, पहला हो गया मेजर डिसीजंस, ठीक है जी। अब दूसरा है आपका वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर किसी एक सेक्शन को वोट करने का हक ही नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका ले लेते हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, देयर अफ्रीकन्स, वाइट पीपल, अमेरिकन्स जो है वहाँ पर सेटल हुए हैं और इंडियंस वहाँ पर ट्रेडर हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा लेट अस कंसीडर, वहाँ पे क्या होता है, अमेरिकन्स की वोट को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट एंड इंडियंस, ठीक है। वाइट और इंडियंस की वोट से ज़्यादा अफ्रीकन की, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं लोग। तो क्या आपको लगता है कि एक वोट अफ्रीकन ने दी है, एक अमेरिकन ने दी है, एक इंडियन ने दी है, क्या तीनों की वोट को इक्वलाइज किया जाएगा? नो। वो अफ्रीकन की वोट को सबसे ऊपर रखेंगे और उनकी वोट, उनके लिए होना ना होना एक बराबर है, ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? नो। मैक्सिको के अंदर ऐसा केस हुआ था जहाँ पर एक, ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। मैक्सिको का भी है केस और एक आपको मैंने साउथ अफ्रीका का बता दिया। उसके अंदर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि कैसे, एग्जाम्पल देखिए कि हाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो 18 साल का बच्चा है, चाहे वो 45 साल का है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, सबकी वोटिंग की वैल्यू एक जैसी होगी क्योंकि वो सिटीजन्स हैं इंडिया के, पहली चीज़, ठीक है जी। तो अगर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पर हर एक पर्सन की वोट को एक जैसा वैल्यू किया जाए, वो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोगों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पहले रूलर का हो गया, पीपल का हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, इलेक्शंस कैसे होते हैं? फेयर इलेक्शंस, फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस, ये आ गया दूसरा फैक्टर इलेक्शंस का। फेयर इलेक्शंस कैसे? अब ये भी सुना होगा, इंडिया के अंदर ईवीएम स्कैम हो गया, आपने तो स्कैम कर दिया,
ये वोट्स तो अपने आप से डलवा दी, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड एज अनफेयर इलेक्शंस, कि आपको लग रहा है कि अनफेयर है ये। एक चीज़ बताती हूँ, मैक्सिको में एक ऑर्गेनाइजेशन थी द पास्ट फ्यू ईयर्स, PRI, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके, ठीक है, जो कि इलेक्शंस का, जैसे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है, वहाँ पर भी ऐसी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर क्या होता है कि उनके अगेंस्ट कंटेस्ट तो किए जाते हैं इलेक्शंस। अब मैं बोल रही हूँ फेयर इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस मतलब औरों को भी चांस दिया जाएगा इलेक्शंस का, ऑब्वियसली वहाँ पर औरों को चांस दिया जाएगा, ठीक है, कि आप उसके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एक पार्टी है जो रूलिंग है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरी पार्टी खड़ी होती है और वो इलेक्शंस कर देती है, पर जीतती वही रूलिंग पार्टी है। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्होंने वोट नहीं दिया था, उनको वोट उन्होंने उनके अपोजिट वालों को दिया था, जीत वो कैसे गए? तो क्या ये फेयर है? नो। तो कहा जाता है, बोला जाता है कि जो है वहाँ पर क्या था, फ्रॉड हुआ था। अब फिर से ये क्या है, क्या ये फेयर इलेक्शंस है? नो। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? नो। डेमोक्रेसी में देयर आर चांसेस टू लूज द इलेक्शंस ऑल्सो। दिस इज वेरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि फेयर इलेक्शंस में किसी भी पार्टी के पास इक्वल चांस होता है, इक्वल चांसेस टू लूज द इलेक्शन। अगर आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है CTET के 2021 के अंदर, 20 के अंदर, कि डेमोक्रेसी की आपके हिसाब से एक अच्छी परिभाषा कौन सी है? 4 चीज़ें आपको बता दी। डेमोक्रेसी के अंदर मेजर डिसीजन लीडर लेते हैं, ये करते हैं। प्रोबेबल चांसेस क्या हैं? कुछ और 2-4 और दे दी, तो कुछ भी हो, प्रोबेबल चांसेस वही हैं। ज़्यादा चांसेस किसके बनते हैं? डेमोक्रेसी तो वही है ना जहाँ जीतने वाला भी हार सकता है। यानी आप बता रहे हो, फिर तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। 1 इक्वल वोट, इक्वालिटी, पीपल को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो जहाँ पर जीतने वाले के हारने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने उसके जीतने के हैं, उसको बोलते हैं फेयर इलेक्शंस। और ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर होती हैं। एंड द लास्ट फैक्टर इन डेमोक्रेसी, ठीक है, वो क्या है आपका? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसका मतलब बहुत क्लियर है, कोई भी सेक्शन हो लॉ में सब इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, किसी एक को मंत्री को नहीं कर रहे हैं या ऐसे को नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं चलता है। लॉज सबके लिए बराबर बने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, बेशक आपने किसी भी पर्सन को इलेक्ट कर कर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉई है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी DPSPs, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, वो क्या करते हैं, उसके अंडर दिस इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर, पूरा प्रोटोकॉल है, रूल है कि जब भी आप किसी भी सेक्शन के लिए पॉलिसी बनाएंगे इंडिया के अंदर, तो आपको वो सारे रूल्स दिमाग में रख के आगे फर्दर पॉलिसी बनानी है। तो लॉ के लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं तो आपको ड्यूटी भी दी है, और जब दोनों चीज़ें सिटीजन्स को दी हैं तो फिर एक चीज़ क्या दिया है कि सरकार कहीं लोगों का गलत फ़ायदा ना उठा सके, वहाँ पर DPSPs भी बने हैं। आपके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो यू कैन गो फॉर द फर्दर कोर्ट, लॉ के पास आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कर सकते हैं, और वहाँ पर हर एक इंसान को सुनना चाहता है। तो दिस कॉल्ड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी? इन सारी चीज़ों के लिए कि वहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट मेंटेन हो सके। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी गवर्नेंस प्रॉपर हो सके, वहाँ पे आपके जो लोग हैं वो थोड़े से क्या हो सकें, डेमोक्रेटिक हो सकें, अच्छे से जी सकें, अकाउंटेबल हो सकें। ठीक है, सरकार जो है वो अकाउंटेबल होती है। तो डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगी तो आप अपनी इच्छा से घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकें, आपको ये ना लगे कि आप स्लेव बन के रह गए। अगर सरकार की सुनती जानी है, मोनार्क है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, फिर तो आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो फिर आप उनके हिसाब से ही करोगे। फिर आपका अपना डिसीजन क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी कहाँ है, आपकी आइडेंटिटी कहाँ है अगर डेमोक्रेसी ना हो? तो डेमोक्रेसी फ्री लिविंग के लिए, फ्री लाइफ के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक होना अपने आप में एक ऑनर है।
ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपका, इट वाज जस्ट अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स इन द डेमोक्रेसी, व्हाट एंड व्हाई, कैसे टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के अंदर, फेयर इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। ये आपका अलग से भी टॉपिक बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन कमेंट पे इन द कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम वापस से एक और वीडियो बना सकते हैं। एवरी डाउट विल बी टेकन अप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।